नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Gorijastudy.9 पे। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में सुंग वंश यानी ब्राह्मण राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से होती है यह समझेंगे। और ब्राह्मण राजवंश की जिसने नींव डाली, पुष्यमित्र सुंग ने ब्राह्मण राजवंश की नींव डाली और सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश को तथा इसके आगे क्रम से जो वंश है इसको आज के वीडियो में हम समझेंगे। सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश जिसको आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं, यह कंप्लीट समझेंगे तथा अगले वीडियो में हम हिंद यवन शासक के बारे में समझेंगे। इससे पहले का जो वीडियो है यानी पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश को कंप्लीट समझा। मौर्य वंश के जो प्रतापी शासक थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान तथा मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ, यहां तक कंप्लीट समझा और किस प्रकार मौर्य वंश का अंत हुआ तथा ब्राह्मण राजवंशों की उत्पत्ति हुई, यहां तक हमने कंप्लीट समझ लिया। आज हम ब्राह्मण राजवंश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है तथा किसने स्टार्ट की यानी ब्राह्मण राजवंश की नींव किसने डाली और कौन कौन से कार्य किए, ये हम कंप्लीट समझेंगे। जिसमें 3 वंश महत्वपूर्ण रूप से समझे जाएंगे ब्राह्मण वंशों में, जैसे सुंग वंश जिसकी स्थापना की पुष्यमित्र सुंग ने, कण्व वंश तथा आंध्र सातवाहन वंश जिसको सातवाहन वंश भी कहते हैं, यह हम कंप्लीट समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो मौर्य वंश था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रतापी शासक थे या महान शासक थे, उन्होंने भारत के एकीकरण का सबसे पहला प्रथम सफल प्रयास किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के राजाओं ने भारत में एकीकरण तथा केंद्रीय शासन की नींव डाली थी, उसका प्रथम सफल प्रयास किया। ठीक है, यानी केंद्रीय शासन की नींव डाली थी भारत में नंद वंश के राजाओं ने। और नंद वंश के राजाओं को साम्राज्य निर्माता के नाम से जाना जाता है, यानी सबसे पहला सफल प्रयास किया था उन्होंने साम्राज्य के विस्तार में। तथा नंद वंश के राजाओं का साम्राज्य बड़ा होने के कारण उन्होंने अपने शासन को केंद्र से चलाया था। इसी कारण नंद वंश के राजाओं को केंद्रीय शासन की नींव डालने वाला माना जाता है। उन्होंने केवल नींव डालने का काम किया था, यानी शुरुआत की थी एक जो बिल्कुल सुचारू रूप से चालू किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सुचारू रूप से केंद्रीय शासन को चलाया था। आज हम समझेंगे किस प्रकार मौर्य वंश का अंत करके पुष्यमित्र सुंग ने ब्राह्मण राजवंश की स्थापना की यानी सुंग वंश की स्थापना की। तो आज का हमारा मेन जो पॉइंट है वो है ब्राह्मण राजवंशों की उत्पत्ति। ब्राह्मण राजवंशों की उत्पत्ति। इसमें पहला वंश सुंग वंश। सुंग वंश, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईस्वी पूर्व 185 ईस्वी पूर्व 185 ईस्वी पूर्व में सुंग वंश के राजा पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या करके, यानी जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदर्थ, उसके सेनापति थे कौन? पुष्यमित्र सुंग। और इस सेनापति ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या करके सुंग वंश की नींव डाली 185 ईस्वी पूर्व। और जो ये पुष्यमित्र सुंग था, ये कौन सी जाति का था? ब्राह्मण। ठीक है, यानी इससे पहले इतिहास में ब्राह्मणों ने शासन नहीं किया था। ठीक है, ब्राह्मणों ने शासन करना कब शुरू कब किया? 185 ईस्वी पूर्व। और सबसे पहला राजा कौन था? पुष्यमित्र सुंग, जिसने मौर्य वंश का अंत करके ब्राह्मण राजवंश की नींव डाली सुंग वंश की। ठीक है, अब देखिए पुष्यमित्र सुंग के बारे में। इससे पहले एक बात और बताते हैं कि जो मौर्य वंश का सबसे बड़ा कारण था अंत होने का, यानी मौर्य वंश समाप्त किस कारण हुआ? सबसे पहला कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया? बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को। और इस धर्म का जो महान शासक था मौर्य वंश का, जो सबसे महान शासक था अशोक महान, इसने कौन सा धर्म अपनाया?
बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ये जो धर्म है यही मौर्य वंश के अंत का कारण बने। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षा है वो क्या है? अहिंसा का पालन करना, यानी किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। अगर किसी भी जीव को हानि पहुंचा दी तो वो क्या है? हिंसा। यानी हिंसा नहीं करनी, केवल अहिंसा का पालन करना है। यानी दोनों धर्मों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अगर इन्होंने ये धर्म अपना लिया तो अहिंसा का पालन किया, यानी युद्ध करना तो हिंसा है, तो इन्होंने युद्ध करने छोड़ दिए और जो इन्होंने साम्राज्य बसाया था, जितना भी साम्राज्य मौर्य वंश ने अपने अधीन किया, उन राजाओं को क्या पता चला? यानी जिनको इन्होंने अपने अधीन कर रखा था, जिन छोटे छोटे रजवाड़ों को, उनको क्या पता चला कि अब ये युद्ध नहीं करेंगे। इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाकर वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे। और जो छोटे छोटे शासक थे, यानी सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज का रिप्लाई नहीं दोगे, मैं आपको एक चांटा मारूं, अगर आप वापस नहीं मारोगे तो मैं एक और लगाऊंगा, ठीक है? तो इसी प्रकार इन्होंने युद्ध करना स्टार्ट किया। शुरुआत में आवाज उठाई कि हम स्वतंत्र है। अगर आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो इन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी। और जो मौर्यों के अधीन कंप्लीट राजवंश था, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और लास्ट जो शासक था मौर्य वंश का, कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ, इसको मार दिया इसी के सेनापति ने। यानी यह भी अहिंसा का पालन करेगा और उसने क्या अपना ली? हिंसा। तो बृहद्रथ को मार दिया इसी के सेनापति, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। और ये कौन सी जाति का था? ब्राह्मण। तो यहीं से ब्राह्मण राजवंश की उत्पत्ति होती है। और सबसे पहला वंश कौन सा? शुंग वंश। 185 ईस्वी पूर्व शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिए, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी क्या बनाई? विदिशा। विदिशा, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। और ये कहां पर? एमपी में। फिलहाल आधुनिक समय में, अब के समय में, वर्तमान समय में विदिशा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। शुंग शासकों ने जो इससे पहले मौर्य वंश में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। इससे पहले सभी शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र चली आ रही थी, यानी मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी अपनाई, किसको बना लिया? विदिशा को, ठीक है? आगे देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 बड़े बड़े यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। और ये संपन्न किसने करवाए थे? पतंजलि ने, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो यज्ञ किए गए वो संपन्न करवाए थे पतंजलि ने। जो बाबा रामदेव जी की कंपनी है, कौन सी? पतंजलि। जो प्रोडक्ट आते हैं वो किनके नाम पर हैं? योगी पतंजलि के नाम पर, ठीक है? ये पतंजलि किसके दरबारी थे? पुष्यमित्र शुंग के। और इन्होंने पुष्यमित्र द्वारा जो यज्ञ किए गए थे, जो पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ करवाए थे, वो किसके द्वारा हुए संपन्न? पतंजलि के द्वारा, ठीक है? इसके अलावा इसी के समय, पुष्यमित्र शुंग के समय, एक हिंद यूनानी शासक आता है और उसके साथ युद्ध होता है पुष्यमित्र शुंग का, जिसका नाम क्या? मिनांडर। मिनांडर, ठीक है? मिनांडर के साथ युद्ध हुआ था पुष्यमित्र शुंग का। और मिनांडर को भारत में जो भारतीय राजा थे उनमें सबसे पहले पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को 2 बार पराजित किया था। मिनांडर के संबंध में जाने तो मिनांडर जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है? नागसेन से जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और मिनांडर ने प्रश्न पूछे थे और नागसेन ने उत्तर दिए थे, ठीक है? मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर को एक पुस्तक में संकलित किया गया है। कौन सी में? मिलिंद पनो। मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न, ठीक है? मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी
और इसने जो क्वेश्चन पूछे उसके उत्तर दिए थे नागसेन ने, और उसको एक पुस्तक में संकलित किया गया है जिसका नाम क्या है, मिलिंद पनो यानी मीनांडर के प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न। इस मीनांडर को हिंद यूनानी शासक को 2 बार पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने बरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। बरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के बाद कई शासक आए तथा शुंग वंश कमजोर पड़ने लगा। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। और इस समय यानी जिस समय देवभूति था, इस समय शुंग वंश की शक्ति कमजोर हो गई थी और 73 ईस्वी पूर्व देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने। 73 ईस्वी पूर्व में यानी शुंग वंश का शासन चला, कंप्लीट शुंग वंश का 113 वर्ष तक शासन चला। ठीक है, यानी शुंग वंश ने 113 वर्ष तक शासन किया और जब 113 तक आए, इस समय इनकी शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई थी। ठीक है, तो देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था और 73 ईस्वी पूर्व वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके एक नया वंश स्थापित कर दिया, कणव वंश। कणव वंश, कणव वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके। ठीक है, अब हम समझेंगे कणव वंश को। ये बिल्कुल छोटे छोटे राजवंश हैं जिनकी ज्यादा समय अवधि तक शासन नहीं रहा। ठीक है, इनका शासन ज्यादा समय तक नहीं रहा, यानी छोटे छोटे राजवंश थे ये और ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। ठीक है, 73 ईस्वी पूर्व में देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कौन से वंश की स्थापना की, कणव वंश की। ये भी क्या है, ब्राह्मण वंश। ठीक है, ब्राह्मण वंश की स्थापना यानी कणव वंश की स्थापना वासुदेव ने शुंग वंश की समाप्ति करके 73 ईस्वी पूर्व में कर दी। कणव वंश मगध की गद्दी पर ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सका और मात्र 13 वर्ष कणव वंश मगध की गद्दी पर शासन कर सका और 60 ईस्वी पूर्व में इस वंश को समाप्त कर दिया गया। इस वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा। इस वंश का, कणव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा और इस सुशर्मा की 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने हत्या कर दी। ठीक है, सिमुक नामक एक शासक ने सुशर्मा की हत्या कर दी। ये सुशर्मा कौन से वंश का अंतिम शासक था, कणव वंश का। ठीक है, 13 वर्ष शासन करने के बाद सिमुक ने 13 वर्ष शासन होने के बाद कणव वंश का सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने। ब्राह्मण राजवंशों में सातवाहन जो राजवंश था यानी सातवाहन जो वंश था यह शक्तिशाली साबित हुआ और इस वंश में कई ऐसे शासनकर्ता आए उन्होंने कुछ हद तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तथा मगध की गद्दी पर इन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। ठीक है, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी चेंज कर दी और किसको बना लिया, प्रतिष्ठान को। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान को, जो कहां पर है, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई तथा ये जो सातवाहन वंश के राजा थे इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक कड़ी का काम किया, यानी एक कड़ी के रूप में ये बने रहे। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया।
जो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, ये कहां पर थी? गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। सातवाहन वंश के कई राजा हुए, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? सातकर्णी, पहला सिमुक, फिर सातकर्णी, गौतमी पुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र। इसके अलावा कई अन्य शासक हुए। कौन से वंश में? सातवाहन वंश में। इस वंश को एक अन्य नाम भी मिलता है, यानी यह वंश एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आगे की जानकारी। सातवाहन वंश में जितने भी राजा हुए, उन्होंने यह प्रदर्शन किया, यानी इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है सातवाहन वंश के राजाओं के नाम से कि यह जो वंश था सातवाहन वंश, यह क्या था? मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, यानी जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी का पुत्र सातकर्णी, यानी इन्होंने अपना नाम अपनी माता के नाम से शुरू किया। लेकिन जो इनका राजवंश था, आंध्र सातवाहन जो राजवंश था, यह पितृसत्तात्मक था। ठीक है। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक यानी घर में या इनके खुद के राजवंश में माता प्रधान थी, लेकिन जिस समय राजा बनने की बारी आती तो यह जिस समय राजा बनने की बारी आती तो यह जो वंश था यह क्या हो जाता? पितृसत्तात्मक, यानी औरतों को राजा बनने या शासन चलाने की क्या नहीं थी? इजाजत नहीं थी। औरतें इसमें शासन नहीं चलाती थी। जिस समय राजा बनने की बारी आती तो कौन बनते? पुरुष। यानी राजवंश इनका था पितृसत्तात्मक और वैसे क्या थे? मातृसत्तात्मक। ठीक है। अब देखिए आगे। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले भूमि अनुदान यानी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की किसने? सातवाहन शासकों ने। ठीक है। सबसे पहले, यानी ये है सातवाहन वंश के राजाओं का शासन। ठीक है। यहां तक सातवाहन वंश के राजाओं का शासन फैला हुआ था। तो इन्होंने ब्राह्मणों को मान लो एक टुकड़ा दान में दे दिया। ठीक है। एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा दान में दे दिया। कुछ समय बाद एक और छोटा सा भूमि का टुकड़ा दान में दे दिया, फिर और दे दिया। इस प्रकार इनका जो शासन था, इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। बाद में जो दान में भूमि मिली हुई थी, उन्हीं ब्राह्मणों को उसका राजा बना दिया या फिर उस अक्षेत्र को इनके अधीन कर दिया। ठीक है। जो भूमि दान में दी गई उसको उस भूमि का मालिक बना दिया और उस अक्षेत्र में रहने वाले लोगों से कर लेने की, ठीक है, टैक्स लेने की तथा अन्य जो भी क्रियाकलाप होते वो किसके अधीन हो जाते? उन ब्राह्मणों को। इसी भूमि अनुदान प्रथा ने, यानी ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाली प्रथा ने बाद में किसको जन्म दिया? सामंती व्यवस्था को, सामंतों को जन्म दिया। बाद में ये क्या बन गए? सामंत। ठीक है। और इसको कहा जाने लगा सामंतवाद। सामंतवाद। गुप्त काल के समय तक यह सामंतवाद ज्यादा शक्ति प्रदान नहीं करता, यानी इस समय तक ये राजा के अधीन होते हैं। लेकिन जिस समय हर्षवर्धन का काल होता है, वर्धन वंश यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, इस सामंतवाद ने चरम सीमा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यानी ये राजा के खिलाफ लड़ाई करने लगे थे, युद्ध करने लगे थे राजाओं के खिलाफ, जिसके कारण बाद में सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया गया और बाद में भविष्य में सामंती प्रथा उत्पन्न ना हो ऐसे लक्षण स्थापित किए गए। ठीक है।
यानी सामंतवादी व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए सामंतों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ठीक है, तो इस सामंतवादी व्यवस्था को जन्म किसने दिया? सातवाहन वंश के राजाओं ने, यानी आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देकर या ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को चालू करके। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने चलाई? सातवाहन शासकों ने। अब आगे देखिए, सातवाहन वंश का जो दूसरा राजा था, यानी सिमुक के बाद जो दूसरा राजा था सातकर्णी, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसू यज्ञ किया था। ठीक है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सातवाहन वंश के दूसरे राजा या दूसरे शासक सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ किया था। इसके अलावा इस वंश का, आंध्र सातवाहन वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी आंध्र सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इनके समय में सातवाहन वंश में 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे, हाल एवं गुणाढ्य। हाल और गुणाढ्य नामक 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे आंध्र सातवाहन वंश के समय। ठीक है, यानी हाल और गुणाढ्य नामक 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे आंध्र सातवाहन वंश के समय, जिनमें से हाल की जो रचना है, हाल जो साहित्यकार थे, इनकी रचना कौन सी है? गाथा सप्तशती। हाल ने किसकी रचना की? गाथा सप्तशती। तथा गुणाढ्य की रचना कौन सी है? बृहत कथा। बृहत कथा। ठीक है, हाल और गुणाढ्य सातवाहन वंश के समय में 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे, जिन्होंने रचनाएं की 2 पुस्तकों की। हाल ने की गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने की बृहत कथा। इसके अलावा सातवाहन शासकों ने कई सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, सातवाहन वंश के राजाओं ने कई सिक्कों का प्रचलन किया था, जिनमें से पोटीन, सीसा, कांसा एवं चांदी। पोटीन, सीसा, कांसा और चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों ने पोटीन, सीसा, कांसा, चांदी, इसके अलावा तांबा। क्वेश्चन आ जाता है कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? सातवाहन वंश के राजाओं ने। कांसा, सीसा, पोटीन, तांबा के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? सातवाहन वंश के राजाओं ने, यानी आंध्र सातवाहन शासकों ने। ठीक है, अब देखिए आगे, सातवाहन वंश के शासकों ने स्थापत्य कला को एक नई दिशा प्रदान की थी। ठीक है, यानी सातवाहन वंश के शासकों की स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी हैं? कार्ले का चैत्य का निर्माण किसने करवाया? सातवाहन शासकों ने। इसके अलावा अमरावती कला का प्रारंभ, अमरावती कला का प्रारंभ किसने किया? सातवाहन शासकों ने। और इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सातवाहन शासकों ने। ठीक है, स्थापत्य कला को एक नई दिशा प्रदान की सातवाहन शासकों ने। कार्ले का चैत्य का निर्माण करवाया। अमरावती कला का प्रारंभ किसने किया? सातवाहन शासकों ने। और अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सातवाहन शासकों ने। ठीक है, इसके अलावा सातवाहन वंश की
जो राजकार्य था, यानी जो सातवाहन वंश में राजकार्य किस भाषा में होता था? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में राजकार्य होता था। और इनकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख कौन कौन से मिलते हैं? कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। यानी भारत से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी। यानी इस समय ब्राह्मी लिपि भारत में प्रयोग होती थी और भाषा कौन सी थी? प्राकृत। ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों की जो राजकार्य की भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। यह है ब्राह्मण साम्राज्य यानी ब्राह्मण राजवंश की उत्पत्ति और अंत के कारण, या इस प्रकार हुआ था ब्राह्मण राजवंश का उत्थान। ठीक है। ये थे ब्राह्मण राजवंशों में प्रमुख वंश सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इन्हीं के समय कुछ हिंद यूनानी शासक भारत पर आक्रमण करते हैं, जैसे हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है। कुषाण वंश जो ईसा की सदी में आता है, यानी ईस्वी पूर्व जब कुषाण वंश होता है उस समय ईस्वी पूर्व की समाप्ति हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं ईस्वी सन में। ठीक है। कुषाण वंश में जो कनिष्क, कुषाण वंश के जो प्रतापी शासक थे कनिष्क, उन्होंने ही चलाया था शक संवत। ठीक है। 78 ईस्वी सन में शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत की थी किसने? कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने। ठीक है। अगले वीडियो में हम समझेंगे भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों के आक्रमण, यानी किस प्रकार बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए और यहां पर अपना वंश स्थापित कर दिया, जिनमें से शुरुआत में पढ़ेंगे हिंद यूनानी, बाद में पढ़ेंगे शक और शक, पहलव, कुषाण।